हेलो स्टूडेंट, आज हम कक्षा 8 की नागरिक शास्त्र का पाठ 12 भारत की रक्षा व्यवस्था इसके बारे में जानेंगे। और इसमें जानेंगे कि भारतीय रक्षा सेनाओं का संगठन कैसा है, शांति काल में रक्षा सेनाओं का क्या योगदान है, भारत में कौन कौन सी रक्षा सामग्री का उत्पादन होता है और देश की रक्षा कार्य के लिए भारतीय नागरिकों का क्या कर्तव्य है, क्या योगदान है। तो चलिए हम इस चैप्टर को डिटेल से समझ लेते हैं। वैसे तो भारत का विश्व की शांति और सुरक्षा दोनों में ही दृढ़ विश्वास है। इसीलिए भारत राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विवादों को आपसी बातचीत से ही सुलझाता है या शांतिपूर्ण तरीकों से सुलझा लेता है। और इसी की आशा वो अपने पड़ोसी देश तो आप जानते ही हैं, पाकिस्तान, चीन और भी कई ऐसे देश हैं जिनसे कि वो यही आशा रखता है कि जो भी विचार विमर्श हैं वो शांतिपूर्ण तरीके से हो जाएं। लेकिन फिर भी उसने अपनी रक्षा व्यवस्था और सेनाओं को सुदृढ़ किया है, मजबूत किया है, क्योंकि विश्व के देशों में कई प्रकार के बिना कारण ही आक्रमण होते रहते हैं, जिससे कि देश की रक्षा व्यवस्था का महत्व और भी बढ़ गया है। और एक शक्तिशाली देश वह होता है जो अपनी सीमाओं की रक्षा कर सके किसी भी विदेशी आक्रमण से और किसी भी प्रकार के विवाद से आसानी से निकल सके। इसीलिए भारत में एक रक्षा व्यवस्था की स्थापना की गई है, जिसमें कि बहुत ही शक्तिशाली और सशस्त्र सेनाओं का गठन हुआ है। और ये रक्षा सेनाएं हमारे यहाँ 3 रूप में हैं: थल सेना, वायु सेना और नौसेना। और इन तीनों के प्रमुख अध्यक्ष जो कहे जाएंगे वो राष्ट्रपति होंगे। प्रमुख सेनापति भी कहेंगे आप तो भी आप राष्ट्रपति का ही आंसर देंगे या टिक करेंगे। और इस समय हमारे राष्ट्रपति कौन है? तो श्री रामनाथ कोविंद। तो ये दोनों क्वेश्चन का आंसर एक ही होगा, राष्ट्रपति। अब हम थल सेना को थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। जो भारतीय थल सेना है वो विश्व में प्रमुख और शक्तिशाली सेनाओं में से एक गिनी जाती है। हमारे भारत की जो थल सेना है वो बहुत ही सुसज्जित है, सुसंगठित है और अनुशासित भी है। इसीलिए हमें हमारी थल सेना पर बहुत ही गर्व है। और थल सेना का मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में है। वैसे तो थल सेना, नौसेना और वायुसेना तीनों का ही मुख्यालय नई दिल्ली में ही है। और जो सर्वोच्च अधिकारी होते हैं थल सेना के, उनका पद जनरल के समकक्ष होता है। थल सेना के कई अंग होते हैं, जैसे पैदल सेना, सवार जिन्हें की टैंक हैं, तोपखाना, गन, आयुध, शस्त्र निर्माण, व्हीकल, मेडिकल, इंजीनियरिंग आदि। हमारी भारतीय थल सेना को 5 क्षेत्रों में या 5 कमानों में विभाजित किया गया है। देखिए, 4 तो दिशाएं होती हैं: उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम और बीच में केंद्र। तो जो 4 दिशाएं हैं, जैसे उत्तरी भारत है तो उत्तरी भारत में उत्तरी कमान, दक्षिणी भारत में दक्षिणी कमान, पूर्वी भारत में पूर्वी कमान, पश्चिमी भारत में पश्चिमी कमान और केंद्रीय भारत में केंद्रीय भारत में वहाँ की कमान होगी। और ये जो सभी कमान हैं इनके एक अलग और मुख्य अधिकारी होते हैं और ये सभी अधिकारी अपने क्षेत्र के लिए उत्तरदायित्व होंगे या फिर उन्हें वहाँ की जवाबदारी अपने ऊपर लेनी होती है। और ये अधिकारी जो हैं इनका पद क्या कहलाता है? लेफ्टिनेंट जनरल पद कहलाता है। अब मैं आपको डिटेल से पद समझा देती हूँ, आप इन्हें बहुत ही ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इनमें थोड़ी सी भी चूक होने पर ऊपर नीचे पद हो जाते हैं और आप कई बार गलत आंसर कर देते हैं। वैसे तो इंडियन आर्मी में सबसे बड़ा पद फील्ड मार्शल का होता है, लेकिन वो तब होता है जब युद्ध की स्थिति बनती है, इसीलिए हमने उसको नहीं लिया है। हमने यहाँ पर सबसे पहले शुरुआत की है जनरल से। तो जो जनरल है ये सबसे बड़ी रैंक है इंडियन आर्मी की और यह आर्मी का चीफ होता है, मुख्य होता है। वर्तमान में हमारे जो जनरल हैं वो मनोज मुकुंद नरवणे हैं और ये अभी हमारे भारत के 29वें जनरल हैं। अब 28वें जनरल कौन है तो इसके बारे में भी आपको समझ लेना चाहिए। हमारे भारत के 28वें जनरल पद पर विपिन रावत जी थे, जो कि आप स्क्रीन पे देख भी पा रहे हैं कि विपिन रावत जी 28वें जनरल हैं। और फिर आप देख पा रहे हैं कि मनोज नरवणे 29वें जनरल हैं। इन्होंने 31 दिसंबर 2019 को यह पद संभाला है और इसका कार्यकाल 3 वर्ष के लगभग या 3 वर्ष से अधिक होता है। अब इसका जो बैज होता है जनरल का, उसमें अशोक स्तंभ और 5 बिंदुओं वाला सितारा, जिसे हम इंग्लिश में स्टार बोलते हैं, और कृपाण जिसे कि तलवार भी बोलते हैं, तलवार और डंडा क्रॉस में है। अब जो सेकंड रैंक होती है वो होती है लेफ्टिनेंट जनरल की। उनके बैच पर अशोक स्तंभ, कृपाण और डंडा क्रॉस में और क्रॉस के रूप में होता है। अब मेजर जनरल के बैच पर तलवार डंडा क्रॉस में और 5 बिंदुओं वाला सितारा होता है।
ब्रिगेडियर के बैज पर 3-5 सितारे होते हैं जो कि त्रिभुजाकार में होते हैं, जो कि आप चित्र में देख भी पा रहे हैं, और उनके ऊपर राष्ट्रीय चिन्ह जो कि हमारा अशोक स्तंभ है उसका निशान होता है। अब कर्नल की वर्दी पर 2 सितारे होते हैं जो कि 5 बिंदुओं वाले बने होते हैं और उनके ऊपर अशोक स्तंभ होता है। जो लेफ्टिनेंट कर्नल है उनकी वर्दी पर एक सितारा होता है जो कि 5 बिंदुओं वाला सितारा होता है और उसके ऊपर राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ बना होता है। अब 7वीं पोस्ट जो रहती है वो मेजर की रहती है, तो इनमें इनकी बैच पर भारत के राष्ट्रीय चिन्ह जो अशोक स्तंभ है वो बना होता है। 8वीं रैंक होती है कैप्टन की, उनके बैच पर 3 बिंदुओं वाला एक सितारा होता है। पहले आ रहा था 5 बिंदुओं वाला सितारा, अब कैप्टन से शुरू हो गया 3 बिंदुओं वाला सितारा। अब लेफ्टिनेंट के बैच पर 5 बिंदु वाला स्टार होता है और कितने स्टार होते हैं? 2। ये सभी तो जो रैंक थी ये अधिकारी वर्ग की थी। अब जो रैंक शुरू हो रही है ये थल सेना में सैनिक वर्ग की रैंक है। इसमें सबसे ऊपर होते हैं मेजर, जिन्हें कि रिसालदार मेजर भी कहा जाता है। इनके बैज पर स्ट्रिप और ऊपर अशोक स्तंभ लगा होता है। स्ट्रिप एक सीधी पट्टी होती है, आप देख भी पा रहे होंगे चित्र में। अब 11वें नंबर पे आते हैं सूबेदार, जिन्हें कि रिसालदार कहा जाता है। इनके बैच पर 2 5 बिंदुओं वाले स्टार और उनके नीचे एक स्ट्रिप लगी होती है, पट्टी लगी होती है। उसके बाद आते हैं हवलदार या दफादार भी इन्हें कहा जाता है। इनके बैच पर 3 रैंक शेवरान, आप देख पा रहे होंगे चित्र में, 3 धारियों वाली पट्टी लगी होती है। अब अगला नंबर है लांस दफादार या फिर इन्हें नायक बोलते हैं। इनके बैच पर 2 रैंक शेवरान की पट्टी लगी होती है। फिर है लांस नायक, इनके बैच पर 1 रैंक शेवरान मतलब 1 धारी वाली पट्टी लगी होती है। और सिपाही के बैच पर कोई निशान नहीं होता और जो सिपाही है वो थल सेना के सैनिक वर्ग में भी सबसे निचले क्रम पर है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी थल सेना है वो सिपाही से लेकर जनरल तक की रैंक है। और इन्हें जो हमने बाद में जो सैनिक वर्ग पढ़ा है ना, इन्हें हम गैर कमीशन रैंक भी कहते हैं। अब हम नौसेना के बारे में जानेंगे, जिसे हम इंडियन नेवी भारतीय नौसेना भी कहते हैं। और इसका जो इतिहास है वो 1612 ईस्वी के बाद से पता लगाया जाता है। हमारा जो भारत है ना वो प्रायद्वीप है। प्रायद्वीप किसे कहते हैं? जिसकी तीनों सीमाएं जल से घिरी हुई हों या पानी से या महासागरों से घिरी हुई हों। भारत की समुद्री सीमा बहुत विस्तृत है, क्योंकि जो पूर्व दिशा है वहाँ पर बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में हिंद महासागर का क्षेत्र है। इसीलिए हमें हमारे देश की रक्षा के लिए हमें एक विशाल समुद्री सीमाओं की रक्षा के लिए हमें अपनी सेना का गठन करना पड़ता है। और इसी के लिए हमारे भारत ने एक सुदृढ़ मतलब मजबूत नौसेना का गठन किया है। नौसेना का जो अधिकारी रहता है, सबसे बड़े जो सर्वोच्च अधिकारी हैं, उन्हें हम एडमिरल कहते हैं। और नौसेना के संगठनों को 3 क्षेत्रीय कमानों में विभक्त किया गया है। देखिए, जैसे हमने थल सेना को 5 सेनाओं में किया था, क्योंकि थल सेना 5 जगह पे विभाजित है, चारों दिशाओं में और केंद्र में। लेकिन जल से तो हमें तीनों जगह को संरक्षित करना है। इसीलिए जल में जो सेना होगी वो 3 तरफ से हम 3 क्षेत्रीय कमानों में बांटेंगे। इसका मुख्य केंद्र भी आपको पता है नई दिल्ली है। मैंने पहले ही बता दिया था कि तीनों सेनाओं का मुख्यालय नई दिल्ली में ही रहेगा। लेकिन तीनों अलग अलग कमान के लिए उनके मुख्य प्रशिक्षण केंद्र बनाए गए हैं। जैसे पूर्वी नौसेना कमान के लिए विशाखापट्टनम, पश्चिमी नौसेना कमान के लिए मुंबई और दक्षिणी नौसेना के लिए जो कमान बनाई गई है उसे कोची या कोचीन कहते हैं, जहाँ पर कि वहाँ के लोग मुख्य प्रशिक्षण कर सकें। और हर केंद्र के या हर कमान के एक मुख्य अधिकारी होते हैं। इन्हें हम वाइस एडमिरल पद या वाइस एडमिरल रैंक के ये अधिकारी होते हैं। जैसे हमने थल सेना में एक पद बताया था फील्ड मार्शल का, जो कि युद्ध के समय काम आता है, ऐसे ही नौसेना में भी एक पद होता है कमीशन्ड ऑफिसर, जिसे कि हम हिंदी में बेड़े का एडमिरल कहते हैं। ये उच्चतम रैंक का अधिकारी होता है, लेकिन अभी तक इस रैंक से किसी भी व्यक्ति को सम्मानित नहीं किया गया है। सेकंड नंबर पे रैंक जो आती है एडमिरल की है। एडमिरल की जो रैंक है वो सर्वोच्च अधिकारी होता है। यह भारतीय नौसेना अध्यक्ष और उच्च रैंकिंग अधिकारी होते हैं और इनके ये 4 सितारा या 4 स्टार अधिकारी होते हैं। अब वाइस एडमिरल जो हैं, वाइस एडमिरल वरिष्ठ नौसेना अधिकारी होते हैं। ये लेफ्टिनेंट जनरल और एयर मार्शल के बराबर होते हैं। एक वाइस
एडमिरल जो रहते हैं वो आमतौर पर एडमिरल के जूनियर और रियर एडमिरल के सीनियर होते हैं। रियर एडमिरल अगली पोस्ट होती है। इसमें ये अधिकारी रैंक में सबसे छोटा माना जाता है, लेकिन इसे कभी कभी ध्वज अधिकारी या ध्वज रैंक भी कहा जाता है। अब हम अगली रैंक के बारे में जानेंगे, जिसे कोमोडोर रैंक कहते हैं। तो कोमोडोर नौसेना की वह रैंक है जो कप्तान से बेहतर रैंक होती है, लेकिन रियर एडमिरल से छोटी रैंक होती है। अब कप्तान की कौन सी रैंक है? तो कप्तान जैसे सेना में कर्नल होता है ना, वैसे ही नौसेना में कैप्टन होता है। कोई भी नौसेना अधिकारी जो जहाज चलाने का आदेश देगा, नौसेना कस्टम में कप्तान के नाम से संबोधित किया जाएगा। अब कमांडर, तो कमांडर जो है वो भारतीय थल सेना में जैसे लेफ्टिनेंट कर्नल होते हैं, उसी तरह है उसी के बराबर का पद नौसेना में कमांडर का होता है। कमांडर किसी भी सशस्त्र बलों की इकाई को कमांड करने वाला अधिकारी कहलाता है। अब लेफ्टिनेंट कमांडर होता है, तो लेफ्टिनेंट कमांडर जो है वो कमांडर से निचले क्रम की रैंक है, लेकिन लेफ्टिनेंट से उच्च क्रम की रैंक होती है लेफ्टिनेंट कमांडर की। अब अगली रैंक है या उससे निचली रैंक है लेफ्टिनेंट की। तो लेफ्टिनेंट रैंक जो है वो भारतीय नौसेना में कमीशन अधिकारी की रैंक के बराबर है। यह आमतौर पर जूनियर अधिकारी की रैंक में सबसे वरिष्ठ रैंक है। इनसे नीचे आते हैं, इनके निचले क्रम में है सब लेफ्टिनेंट, जिन्हें कि हम हिंदी में उप लेफ्टिनेंट भी कहते हैं। तो उप लेफ्टिनेंट भारतीय नौसेना में एक कमीशन अधिकारी रैंक है जो लेफ्टिनेंट पद के नीचे होती है। भारतीय नौसेना में कुछ युद्धपोत भी होते हैं। युद्धपोत क्या होते हैं? तो लड़ाई के समय जो समुद्री जहाज जिस पर कि बहुत सी सारी तोपें लाद दी जाती हैं, वो युद्धपोत कहलाते हैं। तो ये ऐसे कई युद्धपोत हैं, जैसे INS नीलगिरी, हिमगिरी, देवगिरी, तारागिरी, विंध्यागिरी, देशपोत, INS गोदावरी। अब जो नौसेना है उसमें सर्वेक्षण पोत भी होते हैं, मस्तीयान भी होते हैं और वायुयान वाहक पोत भी होते हैं। इनके अलावा नौसेना में 2 जहाजी बेड़े होते हैं जो कि समुद्र में गश्त लगाते हैं। एक पश्चिमी जहाजी बेड़ा होता है और एक पूर्वी जहाजी बेड़ा होता है। अब जो कोलकाता और गोवा है उसमें शिपयार्ड है। शिपयार्ड क्या होता है? जहाँ पे जो मतलब जहाज की मरम्मत होती है या किसी भी प्रकार के जहाज में कोई कमी आती है तो उसको सही किया जाता है, तो वो शिपयार्ड कहलाता है। और विशाखापट्टनम में जहाज बनाए जाते हैं। ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए कि जहाज कहाँ बनाए जाएंगे, तो विशाखापट्टनम में, और शिपयार्ड कहाँ है जहाँ पे जहाज की मरम्मत होती है, तो वो कोलकाता या गोवा में है। इसके अलावा शिपयार्डों में जलपोत, पनडुब्बी और छोटे छोटे जलयान भी बनाए जाते हैं। अब नौसेना से संबंधित कुछ तथ्य और हैं, जैसे कि सन 2001 में नौसेना, थल सेना और वायुसेना इन तीनों की संयुक्त कमान की स्थापना की गई है, और वो भी की गई है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। और जो भारतीय नौसेना है उसका एक नवीन संचालन केंद्र बनाया गया है, उसका नाम है INS कादम्बा, जो कि कारवार में स्थापित किया गया है। और ये कहाँ स्थित है? तो ये गोवा से 100 किलोमीटर की दूरी पर है, कारवार नामक जगह पर। अभी हमने इस वीडियो में भारतीय रक्षा व्यवस्था की नौसेना और थल सेना दोनों के बारे में डिटेल से समझ लिया है, लेकिन यदि हम वायुसेना और शांतिकाल में रक्षा सेनाओं का योगदान करेंगे तो ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, इसीलिए मैं उसको अगले पार्ट में कंटिन्यू करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।